नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं त्रिभुवन पति व्यास सांगरे सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपनी 10वीं कक्षा में जो टॉपिक चल रहा था वो था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और हम इस प्रश्नावली के भी एक एक प्रश्न करते हुए इसके अंतिम पड़ाव में पहुंच गए। आज इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न हम करेंगे, उसके बाद इसके कुछ हम उदाहरण लेंगे और उन उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। अंतिम प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। अब आपको जो प्रश्न करने हैं उसमें करना क्या है, सबसे पहले तो प्रश्न पढ़ करके उसको समझना, एक प्रश्न हमको कह रहा क्या है और जो कह रहा है उसके अनुसार आपको काम करना है। क्योंकि गणित विषय को समझना है, सरल करना है, रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना। हर चीज जो प्रश्न दे रखा है अपने को, उस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे और उसमें क्या हमको दिया हुआ है, क्या चीज हमको ज्ञात करनी है, जो दिया हुआ है उसको मैं उपयोग कैसे लूं, ये जो चीजें अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे गणित के सारे प्रश्न बड़ी आसानी के साथ सरल हो जाते हैं, हम उनका सॉल्यूशन ज्ञात कर लेते हैं। तो मुख्य बात कहाँ आकर के आती है कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसको समझना और उसमें क्या हमको ज्ञात करना है और उसे ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें उसमें दे रखी है। तो जो चीज़ें हमको दे रखी है उसका उपयोग करना चाहिए और उस प्रश्न को सरल करना है। तो यहाँ हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 16 जो है वो क्या कह रहा है उसको बड़ी ध्यान से हम पढ़ेंगे, समझेंगे और सरल करने का प्रयास करेंगे। आप भी इसी प्रकार से अपने जब प्रश्न सरल करते हो तो मेन चीज होती है उसमें दिया हुआ क्या है, प्रश्न को पढ़ के प्रश्न को समझने का प्रयास करना। तो एक मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब यहाँ पर एक जमीन पर प्रश्न संख्या जो दे रखा है 16, एक समतल पर एक मीनार खड़ी है। ए और बी एक सरल रेखा हो गई, यहाँ पर बिंदु सी ले लिया और ये बिंदु डी ले लिया। अब इस सड़क पर क्या कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब वो दोनों जो कोण है वो पूरक कोण है। इसका मतलब प्रश्न यहां पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि सरल रेखा में और मीनार जो दे रखी है उसके 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मतलब एक दूरी मैं लेता हूं 9 मीटर की और एक दूरी लेता हूं 4 मीटर की। मतलब मीनार के लेफ्ट और राइट दो पॉइंट हो गए, यहाँ पर ये 9 मीटर की दूरी हो गई और ये 4 मीटर की। अब वो क्या रहेगा, इसके क्रमशः जो कोण बन रहे हैं वो पूरक कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा पूरक कोण का मतलब क्या होता है। कि पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से इसके शिखर के उन्नयन कोण लेता हूँ, इस कोण को मैंने अगर थीटा ले लिया है तो ये वाला जो कोण बनेगा उन्नयन कोण इसके शिखर से, ये जो कोण बनेगा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कोण हो जाएगा अपने पास 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि पूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहां पर देखिए थीटा प्लस 90 माइनस थीटा करते हैं, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, योग कितना रह गया, 90 डिग्री। योग कितना रह गया, 90 डिग्री रह गया। अब यहाँ पर थीटा का कोई भी मान होगा तो उससे मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि थीटा अगर लिया तो दूसरे में से उसी थीटा को माइनस करना है और जो रिजल्ट आएगा वो अपना आप ही दोनों जुड़ करके 90 डिग्री हो जाएगा। लगता है आप ये वीडियोस देखते नहीं हैं, क्योंकि जब हम वापस देखते हैं तो व्यूज जो आते हैं ना बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म का। जितना ज़्यादा आप इसको देखेंगे, फैलाएंगे, उतना ही आपको ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो अपने दे रखा है सरल रेखा जो है, उस सरल रेखा के एक तरफ जो मीनार से 4 मीटर की दूरी है, दूसरी तरफ मीनार की तरफ जो है 9 मीटर की दूरी है। अगर उसके कोण पूरक कोण हैं तो
आगे प्रश्न क्या पूछा है, क्योंकि अभी तक तो इसने जो मेरे को दिया था उस दिए हुए के अनुसार मैंने अपने चित्र की रचना कर ली कि इस प्रकार मेरा यह चित्र बन गया। अब मुझे इसमें ज्ञात क्या करना है, अब मुझे इसमें पता क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो h जो है 6 मीटर है। सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव h इज इक्वल टू 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करो। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 6 मीटर, इट्स प्रूव दैट। मतलब ये आपको मीनार की ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर, इसे प्रूव करना है कि 6 मीटर है, जबकि अपने को आधार क्या दे रखा है, यहां पर आधार एक तरफ दे रखा है 4 मीटर और दूसरी तरफ दे रखा है 9 मीटर। अब यहां पर आपके पास दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज तो ये वाला DCA और दूसरा त्रिभुज हो गया DCB। दो त्रिभुज यहां पर बन गए। इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हो कि जो मीनार है वो एक ही मीनार है। इसका मतलब दोनों के लिए ऊंचाई जो है, ये भुजा जो CD आ रही है, ये CD उभयनिष्ठ हो गई। इस CD को ही मैं मीनार मान के चल रहा हूं, क्योंकि यहां पर अपन मीनार तो ऐसे बना नहीं सकते, लेकिन यहां जो भी चित्र बनेगा वो चित्र क्या करेगा, समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा। तो समकोण त्रिभुज की ये जो भुजा आ रही है DC या CD, ये CD भुजा इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। और जब भुजा उभयनिष्ठ बनती है, इसका मतलब वह भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए एक ही लंबाई की हो गई, क्योंकि उसी भुजा को हमने दोनों त्रिभुजों में काम लिया है। तो अब यहां पर आपका जो प्रश्न है पूरा का पूरा खुल जाता है। कैसे खुल जाता है कि आपको दोनों जो समकोण त्रिभुज दे रखे हैं, इन समकोण त्रिभुज में हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, h ज्ञात करनी है, और उस h की तुलना नहीं करनी। यहां पर उस h की तुलना नहीं करनी हमको, क्योंकि यहां पर h तो मुझे दिया हुआ है। अपने को यहां प्रूव करना है कि ये जो h आ रही है, ये h क्या है, कि इस h की ऊंचाई जो h जो दे रखा है ये 6 मीटर है। तो अब यहां पर अपन लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, DCA। कौन सा त्रिभुज, DCA से अगर मैं इस त्रिभुज से रचना करता हूं या भुजाओं के अनुपात लेता हूं, तो मुझे कौन सी दो भुजाएं दे रखी है, एक तो CD दे रखी है और एक AC दे रखी है। तो यहां पर हो जाएगा CD बटा AC। अब CD क्या बन रहा है, क्योंकि ये त्रिभुज का कोण हो गया थीटा और ये हो गया 90 डिग्री, तो ये भुजा क्या बन गई, ये आधार हो गई। तो ये अपने आप ही क्या हो गई, लंब हो गई। तो यहां पर लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार। ये हमारे लिए बहुत परिचित निष्पत्ति है, क्योंकि हमने आगे ऐसे 15 प्रश्न कर लिए हैं और उसमें लगभग यही निष्पत्ति अपने को मिली है। लंब बटा आधार जो होता है वो हो जाता है tan थीटा। अब यहां पर लंब कितना दे रखा है, इसमें लंब दे रखा है मेरे को, ये ऊंचाई मेरे को 6 मीटर सिद्ध करनी, इसलिए यहां पर मैं इस ऊंचाई की जगह 6 नहीं लूंगा, यहां पर h ले लूंगा, h बटे 4। लंब बटा आधार h बराबर h बटे 4 बराबर tan थीटा। अब यहां पर tan थीटा ही दे रखा है, क्योंकि यहां पर जो पूरक कोण लिया उस कोण का मान नहीं दिया है, tan थीटा ही दिया है। तो h बटे 4 बराबर tan, यहां पर इसका वज्र गुणन कर लोगे आप, तो h बराबर क्या आ जाएगा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन, मतलब मेरे को यहां पर h का मान निकालना, तो h बराबर क्या हो जाएगा 4 tan थीटा, और ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब आपको दूसरा समीकरण, दूसरा त्रिभुज लेना है DCB। त्रिभुज कौन सा लेंगे अब, त्रिभुज DCB से। DCB त्रिभुज में भी यही CD बटा CB, ये भी क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। क्या हो गया, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है मेरे पास tan
थीटा। अब यहां पर भी जो लंब है उसको मुझे h ही रखना है, तो h बटा 9 बराबर, यह आ गया मेरे पास कोण tan 90 माइनस थीटा। अब ये पूरक कोणों के सूत्र आ गए, और पूरक कोणों के सूत्र में मैं जानता हूं tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, जरा सोचिए और इसका उत्तर देखिए। इस tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, बिल्कुल tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर, cot थीटा के बराबर। तो h बटा 9 बराबर cot थीटा, तो h बराबर क्या हो जाएगा 9 cot थीटा। ये समीकरण नंबर आ गया 2। अब यहां पर मेरे पास दोनों समीकरण आ गए और दोनों के मान क्या h ही दे रखे। अब हमने आगे के जितने भी प्रश्न थे वहां पर सभी प्रश्नों में हमने इसकी तुलना की थी, जबकि यहां पर मुझे इसकी तुलना नहीं करनी है, क्योंकि तुलना करने पर क्या आ जाएगा 4 tan थीटा बराबर 9 cot थीटा के समान हो जाएगा। ये चीज निकालने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर कि इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहां जब भी अपने समीकरणों का गुणा होगा तो लेफ्ट हैंड का गुणा हमेशा किससे होगा, लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड का गुणा राइट हैंड से। तो राइट हैंड में क्या आ रहा है h इंटू एच, और दूसरी तरफ आ रहा है 4 tan थीटा इंटू 9 cot थीटा। तो ये तो हो जाएगा h इंटू एच, एच स्क्वायर, और ये 4 इंटू 9 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाए 36 एकम 36। तो h बराबर अंडर रूट 36, और h का मान आ गया प्लस माइनस 6। अब हम जानते हैं कोई भी ऊंचाई जो है मीनार की वो ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए यहां पर अपन इस माइनस के मान को छोड़ करके क्या लेंगे, सिर्फ प्लस का मान। तो h बराबर क्या आ गया 6 मीटर। तो इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को सिद्ध करके रख लिया कि अगर सरल रेखा में 2 बिंदु दे रखे हैं जो मीनार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, और उससे जो कोण बन रहे शिखर के, मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण बन रहे, अगर वो पूरक कोण है तो उस कंडीशन में उस मीनार की जो ऊंचाई आएगी वो 6 मीटर ही होगी। और प्रश्न में अपने को यही दे रखा है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हमने इस h का मान इस प्रकार से ज्ञात करके बता दिया कि h बराबर क्या रहा 6, जबकि यहाँ पर सीधे अपने को क्या दे दिया था 6। लेकिन ये चीज मुझे सिद्ध कर दी थी, इसलिए यहाँ पर हम तुलना नहीं कर रहे हैं। इस प्रश्न में ये वाली जो चीज है, ये स्टेप जो मैंने लिखा है यहाँ पर गुणा करने के लिए, ये वाला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा। कि यहाँ पर आकर के आप अधिकांश प्रश्नों में तुलना करते हैं, जबकि इस प्रश्न में हम तुलना नहीं करेंगे। जो समीकरण दे रखे अपने को, उन समीकरणों का आपस में गुणा करेंगे, और जब गुणा करेंगे तो h स्क्वायर का मान मुझे मिल जाएगा, और h स्क्वायर का मान मिलेगा तो उससे मैं h का मान पता कर लूंगा। तो ये जो प्रश्न था बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और थोड़ा सा यहाँ पर यह प्रश्न अपने सारे प्रश्नों से थोड़ा अलग होकर के सरल हो रहा है, क्योंकि आगे हमने ऐसे जितने प्रश्न किए उसमें यहाँ पर जो उभयनिष्ठ भुजा होती थी हमने उसकी तुलना की थी, या इससे मान निकाल करके दूसरे समीकरण में इसके मान को हमने रख दिया था, या तुलना कर ली थी। दोनों में से कोई भी आप काम कर सकते हो कि इसमें से इसका मान निकाल सकते हो, और मान को आगे वाले जो दूसरा समीकरण आ रहा है उसमें उस मान को रख देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। या हम, क्योंकि दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ है और एक ही चीज की ऊंचाई है, तो एक ही चीज की ऊंचाई तो समान होगी, चाहे उसको लेफ्ट से देखो चाहे राइट से देखो, उसकी ऊंचाई बराबर होगी। जैसे अभी मेरे सामने कैमरा खड़ा, मेरे पीछे अगर होता कैमरा तो भी मेरी ऊंचाई तो उतनी ही रहती। मतलब कोई भी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से पर भी हम देखें, अगर मेरा ऑब्जेक्ट, मेरी वस्तु एक ही है, तो कहीं से पर भी देखने पर उसका
जो ऊंचाई है वह ऊंचाई कभी बदलने वाली नहीं। हाँ, कोई नज़दीक और कोई दूर हो गया तो उसका जो बिंब बनेगा वो छोटा या बड़ा हो सकता है। कि मैं किसी चीज़ को बहुत नज़दीक से देखता हूँ तो बड़ी दिखाई देगी, और उसी चीज़ को मैं बहुत दूर से देखता हूँ तो वह चीज़ हमको छोटी दिखाई देगी। जैसे सूर्य और चंद्रमा, तारे हम देखते हैं तो कई तारे जो है सूर्य और चंद्रमा से भी 1000 गुणे बड़े हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे बिंदी जैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो जो वस्तु दूरी पर होगी वो छोटी दिखाई देगी, लेकिन जो नज़दीक है वो वस्तु बड़ी दिखाई देगी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर भी हम अप्लाई कर रहे हैं। चाहे कहीं से भी देखें, 4 मीटर की दूरी से देखें, चाहे 9 मीटर की दूरी से देखें, मीनार तो वही है और मीनार की ऊंचाई उतनी ही रहेगी। तो ऐसे प्रश्नों को जब हम सरल करते हैं तो थोड़ा सा अपने को ध्यान लगाना चाहिए, प्रश्न को समझना। तो यहाँ आज अपनी जो है प्रश्नावली 16 समाप्त हो जाती है। अब इसके कुछ 1-2 हम उदाहरण ले लेते हैं, जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उन उदाहरणों को हम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर जो 4 है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भूमि के एक बिंदु से P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के शिखर पर ध्वज को लहराया गया, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको जो है प्रश्न में दे रखा है, देखिए उदाहरण है। इस उदाहरण को अपन समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा प्रश्न है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। क्या दे रखा है? एक मीनार है, एक भवन बना और उस भवन के ऊपर अभी 15 अगस्त गया, तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की, क्योंकि अभी हम जो भी उत्सव वगैरह मनाते हैं, कोई त्यौहार या उत्सव, तो हम उसकी वर्चुअली बधाइयाँ दे सकते हैं। स्कूल में हम कोई भी अभी प्रोग्राम मना नहीं सकते। तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 15 अगस्त तो निकल चुका है, लेकिन मेरा पीरियड जो है 15 अगस्त के बाद आया, इसलिए मैं आप सभी से 15 अगस्त की शुभकामनाओं का संदेश दे देता हूँ। और आगे इसके बाद 22 तारीख को रविवार को रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आपको रक्षाबंधन के त्यौहार की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए उदाहरण नंबर जो है 4 देखते हैं। उदाहरण चौथा। अब क्वेश्चन ही अब हम करते हैं उदाहरण 4। प्रश्नावली वही है अपनी 9, और उसका उदाहरण भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मतलब यहाँ पर आपको एक दे रखा है, भवन दे रखा है, यहाँ पर भवन दे रखा है भूमि से 10 मीटर ऊंचा। तो A और B क्या हो गया? एक भवन हो गया जिसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर। और यहाँ पर कोई बिंदु P दे रखा है। तो प्रश्न क्या दे रखा है? भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये भवन का शिखर हो गया, और ये बिंदु P से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण आ रहा है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? क्योंकि यहाँ जो है मेन चीज मेरी प्रश्न को अच्छे से समझना है और उस प्रश्न को सरल करना है कि प्रश्न किस प्रकार से दिया हुआ और उसको कैसे सरल करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि मैं प्रश्न को बहुत ही तसल्ली से, इत्मीनान से, आराम से, ध्यान से और रुक रुक करके बड़े ही ठंडे दिमाग से प्रश्न को पढूं और फिर उस प्रश्न को समझूं और फिर उसके बाद अपना पेन चलाने का प्रयत्न करूं। अगर आप बिना प्रश्न पढ़े पेन चलाओगे तो क्या लिखोगे, क्या करोगे? इसलिए पहले उसकी सारी चीज को पढ़ना, समझना और फिर उसको सरल करने के लिए आगे बढ़ना है। तो प्रश्न जो दे रखा है उसको मैं फिर आगे की लाइन को वापस पढ़ रहा हूं, क्योंकि लगता है आप वीडियोस बहुत कम देखते हैं, क्योंकि व्यूज हमको मिल जाते हैं 5 व्यू न 6 व्यू। ऐसे व्यू में कोई मजा नहीं आता है। व्यूज तो जब आते हैं तब 1K 2K M के करीब पहुंचते हैं तब मजा आता है। हाँ, कुछ देखने वाले लोगों ने वीडियोस को देखा है और आप शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। तो जितना हो सके इन वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी करिए। चलिए, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो जो यहाँ तक प्रश्न में मुझे जानकारी दी उस जानकारी के अनुसार मेरे को जो समझ में आया वैसा मैंने चित्र बना दिया।
कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये भूमि ले ली, यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया, ये सामने मेरा भवन आ गया 10 मीटर ऊंचा, और इस P बिंदु से भवन का ये शिखर हो गया, इस शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। तो ये प्रश्न का इतना सा भाग जो मेरे समझ में आया। अब वो आगे क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। 15 अगस्त थी तो झंडा तो लगाना ही भाई, तो यहां पर एक ध्वज लहराया गया है। कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया है, ध्वज फहराया है, और इसी बिंदु P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 45 डिग्री। मतलब पॉइंट वही है, और यहीं से मैं इसका शिखर देख रहा हूं, किसका, ध्वज का। तो अब ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण 45 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया, ये कोण आ गया मेरे पास 45 डिग्री का। तो प्रश्न का दूसरा पार्ट ये था कि बिंदु P से ही जो मेरा भवन है, उस भवन के ऊपर मैं एक ध्वज फहराता हूं, और उसी बिंदु से उस ध्वजारोहण को देखता हूं, तो जो शिखर के उन्नयन कोण जो 30 डिग्री का था, अब उसी बिंदु से मैं जब ध्वज का शिखर देखता हूं, कि जब ध्वज का टॉप मोस्ट पॉइंट देखता हूं, टॉप मोस्ट ऑफ द फ्लैग, तो मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री, इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री। तो यहां पर जो अब कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का है। तो ये तो मुझे प्रश्न दिया जिसकी जानकारी है कि मुझे जो सरल करने के लिए जो चीजें चाहिए वो प्रश्न ने यहां पर मुझे दे दी है। तो उसकी मैंने सारी जानकारी हासिल कर ली, और उस जानकारी के अनुसार मुझे जितना समझ में आया मैंने उसका चित्र बना लिया। तो यहां तक का मेरा काम एकदम अप टू डेट हो गया। अब आगे प्रश्न आएगा कि वो पूछ रहा क्या है, क्योंकि यहां तक तो उसने प्रश्न को सरल करने के लिए मुझे हिंट दिए हैं। अब जो चीज दी हुई है ये अलग अलग बच्चों पर डिपेंड करती है, किसको कितना समझ में आया, कौन कितना उसको काम में ले सकता है। अब मैं किसी को शार्पनर या नाइफ या कुछ ऐसी चीज देता हूं, तो उपयोग लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने शार्पनर दिया तो उससे वो पेंसिल को शार्प करता है या पेंसिल को बर्बाद करता है। कोई चाकू दिया तो उस चाकू से वो सब्जी काटने का, छीलने का काम कर रहा है, कि खुद के ही कुछ चीरा लगा रहा है। तो इस प्रकार से कट कर रहा है। तो उपयोग क्या करना है, वो उपयोग आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये कोई बुद्धि में हम इंजेक्शन नहीं डाल सकते कि कोई बच्चा एकदम से होशियार हो जाए। हाँ, अभ्यास करते करते होशियार हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको तरीके बता सकता हूं, मैं आपको विधियां बता सकता हूं, लेकिन उस विधि पर चलना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स तो उस विधि पर चलेंगे नहीं। तो यहां पर जो मैं चीज कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न में हमेशा पहले की जो चीजें होती है उसमें अपने को सब कुछ मिलता है, दिया जाता है। वह चीज दी जाती है जिसके सहयोग से, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से मैं उस प्रश्न को सॉल्व करूंगा, उस प्रश्न का उत्तर निकालूंगा। तो यहां तक तो मेरे उसने प्रश्न करा ही नहीं है, यहां तक के भाग में तो उसने मुझसे प्रश्न कुछ पूछा ही नहीं है। उसने सिर्फ मुझे बताया ही है कि एक पॉइंट है, जमीन पर P बिंदु है, और एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण बिंदु P से देखने पर वो 30 डिग्री बनता है। अब इस भवन पर एक झंडा लगा दिया, जब उस झंडे को लगा देते हैं तो उसी बिंदु से मैं अगर झंडे का शिखर देखता हूं तो इसका कोण 45 डिग्री बन जाता है। तो प्रश्न कहाँ है, अभी तक तो प्रश्न तो आया ही नहीं। अभी तक तो मुझे सारी वो चीजें दी है जो प्रश्न को सरल करने के लिए जरूरी है। तो पहले उसने वो चीजें मेरे को दे रखी है। तो अब आपकी बुद्धि यहाँ पर ये चलनी चाहिए, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रश्नावली का हो, सबसे पहले आपको उसमें क्या दिया हुआ उसको पता करना पड़ेगा। जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक मैं उस प्रश्न को सरल नहीं कर सकता। अब मेन क्वेश्चन अब आता है, क्या आता है प्रश्न, ध्वजदंड की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई मेरे को पता कर दी, ये इसकी ऊंचाई क्या है ध्वजदंड की, और दूसरा ये जो पॉइंट P है ये बिंदु A से इस भवन से कितने मीटर की दूरी पर है ये पूछा गया। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए।
बिंदु P से भवन की दूरी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज। ये P बिंदु ले लिया, ये A B और ये C। एक मेरे पास त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज BAP और दूसरा बनता है CAP। इन दोनों त्रिभुज में ये वाली भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ आ गई। देखिए इसके आगे जो हमने प्रश्न किया था उसमें H उभयनिष्ठ था और हमने H निकालने के लिए गुणा किया, लेकिन यहाँ पर गुणे की आवश्यकता नहीं, मुझे वहाँ पर उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसलिए यहाँ पर मैं इस X की तुलना कर लूँगा, क्योंकि दोनों में चाहे त्रिभुज BAP लें चाहे त्रिभुज CAP लें, दोनों में AP तो एक ही है कि मीनार जहाँ है वहाँ की वहाँ है, बिंदु P वहीं का वहीं है। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज BAP से। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास AB बटा AP। AB क्या हो गया? लंब। लंब बटा आधार क्या होता है? लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो लंब बटे आधार हो गया tan थीटा। अब यहाँ पर लंब की जगह तो आ गया 10 बटा x और tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बटा x बराबर tan 30 का मान 1 बटा √3। x बराबर क्या हो गया? 10 √3 मीटर। अब ये मेरे पास x की लंबाई आ गई। अब आगे के प्रश्न में क्या पूछा गया है? अब आगे जो ले रहा हूं मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं? त्रिभुज CAP से क्या हो जाएगा? CA बटा AP। ये भी क्या हो गया? लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर। तो CA क्या हो गया मेरे पास? H प्लस 10 बटा AP क्या हो गया? AP का मान मैं निकाल चुका हूं। AP का मान यहाँ x बराबर क्या आ रहा है? वो AP हो रहा है। AP बराबर 10 बटा √3। तो ये हो गया 10 √3 बराबर tan थीटा आ रहा मेरे पास tan 45। अब tan 45 का मान क्या होगा? tan 45 का मान 1 होता है। तो H प्लस 10 बटा 10 √3 बराबर 1 बटा 1। तो अब इसको आगे हम सरल करते हैं, तो वज्र गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा? H प्लस 10 बराबर 10 √3। क्या हो गया? 10 √3। तो H बराबर 10 √3 माइनस 10। H बराबर 10 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। अब इस प्रश्न में दे रखा है कि √3 का मान जो है वो आप क्या लोगे? 1.732। ये मान हम ज्ञात करेंगे। इसमें इस मान को हम सरल करते समय इसका मान ये लेंगे। तो H बराबर क्या हो गया? H बराबर 10 इंटू 1.732 माइनस 1, देन H इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.732। क्या हो गया? 0.732। अब इसका मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो H बराबर क्या आ जाएगा? H बराबर आ जाएगा 7.32 मीटर। मतलब यहां पर मेरे को दोनों चीजें मिल गई। उस ध्वजदंड की जो लंबाई है वो 7.32 मीटर है, और ये जो बिंदु है, ये बिंदु भवन से कितना दूर है? यहां पर अगर मैं इंटू 1.732 करता हूं तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। अर्थात ये जो बिंदु है मीनार से, ये 17.32 मीटर की दूरी पर है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम सरल करेंगे, बहुत ही आसानी से प्रश्न सरल हो गए। तो यहाँ पर अपने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो है वो प्रश्नावली आज पूर्ण समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम एक नई प्रश्नावली के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।